कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हमारे तीसरे यूनिट मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट के अध्ययन के लिए शुरुआत की है, जिसमें मैंने आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट के यूनिट के तहत जो हमारा मुख्य आंसर रहने वाला है, मुख्य जवाब रहने वाला है, उसके दो आपको अलग अलग, एक स्टेटमेंट फॉर्मेट का और एक अकाउंट फॉर्मेट का यहाँ पे आपको आंसर देना होता है, जो होता है शेड्यूल शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका हमने वहाँ पे अध्ययन किया था कि ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का जब आंसर बनाते हैं या फंड फ्लो स्टेटमेंट का जब निर्माण करते हैं, तो इस निर्माण के लिए हमें बहुत बार कुछ ऐसी चीजें जो हमारे एग्जाम्पल में दी हुई नहीं होती है, लेकिन हमें बैलेंसिंग फिगर से अलग अलग अकाउंट बना के वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे वर्किंग बोल के बहुत सारे अकाउंट्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ जो ये सब अकाउंट मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये पूरा वर्किंग नोट का पार्ट है। और आपका इस यूनिट के तहत अगर हम मान के चलते कि यहाँ पे आपकी एग्जाम ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, अभी तक का कोई भी दिशा निर्देश यहाँ पे यूनिवर्सिटी के हिसाब से नहीं मिले हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आपकी ऑफलाइन भी एग्जाम होती है, मतलब फुल लेंथ 80 मार्क का अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो भी आप वहाँ पे आने वाले 16 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समर्थ रहना चाहिए। उस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आपको फुल लेंथ एग्जाम्पल मीन्स जो 16 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा उसका प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे एग्जाम के लिए अनसर्टेनिटी है। वो आपके 5th सेम के एग्जाम बोले या आपका 6th सेमिस्टर, या आज हम एमकॉम की बात कर रहे हैं तो 3rd सेम की बात करें या 4th सेमिस्टर में सीधा जाने की बात करें, जो भी हो हमें उससे लेना देना नहीं, बट हम फुल्ली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा उद्देश्य वही है। बताने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जैसा मैं यहाँ से आपको एफर्ट करके दे रही हूँ कि कुछ एग्जाम्पल आपके लिए मैं यहाँ करवा के देती हूँ, तो आपका क्या काम है कि उसी से मिलते जुलते एग्जाम्पल आप भी खुद कर सकते हैं। इसीलिए आज हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सबसे पहला मतलब हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट का यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और छोटे छोटे गणित बार बार लेने के बजाय यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके मतलब कठिनाइयों वाले एग्जाम्पल होते हैं वो लेने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही में सबसे पहली बार यहाँ पे मुझे ऐसा ऑनलाइन टीचिंग के बारे में या ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में ड्रॉबैक महसूस ये हुआ है कि जब एएमए में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम से कम 8 से 9 अकाउंट बनाना पड़ते हैं। मतलब 2 मेन आंसर का जो पार्ट है वो पकड़ के वर्किंग नोट के अगर अकाउंट हम बोले तो 5 से 6 एग्जाम अकाउंट्स वहाँ पे प्रिपेयर करना होते हैं। बट अगर मतलब सिर्फ वर्किंग नोट अगर यहाँ पे बना लिया तो उसी का इफेक्ट सेम टाइम पे हमें हमारे मेन आंसर के स्टेटमेंट्स में करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे दिक्कत ये जा रही है कि बहुत ज़्यादा जो लेंथ वाले एग्जाम्पल है, जिसमें बहुत ज़्यादा अकाउंट वाले एग्जाम्पल है, वो हम एक वीडियो में एक बोर्ड पे उतने अकाउंट्स ड्रॉ करके नहीं कर पा रहे। इसीलिए लेकिन फिर भी मैंने जो 2 एग्जाम्पल का चयन आपके लिए यहाँ पे किया है, उन 2 एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें कि उन 2 एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस केवल इतना होगा कि जैसे यहाँ पर जो वर्किंग नोट में बनने वाले अकाउंट्स है उसमें बदलाव होंगे। बाकी जैसे कि हमने देखा कि यहाँ सबसे पहले जो हमारे 2 मेन एग्जाम्पल है, 2 मेन सॉल्यूशन के अकाउंट्स है, एक स्टेटमेंट और एक अकाउंट, वो वैसा ही बरकरार रहेगा, उसमें बदलाव कुछ नहीं होगा। सिर्फ बदलाव कहाँ होगा, तो कुछ एग्जाम्पल में करंट एसेट के जो आइटम्स है वो अलग दिए हुए होंगे, कुछ में करंट लायबिलिटीज अलग आइटम्स दिए होंगे, मतलब डेटा चेंज होगा, बाकी एग्जाम्पल सॉल्व करने का तरीका सेम रहने वाला है। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, फिक्स असेट अकाउंट और एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट हर जगह रहेगा, केवल वर्किंग नोट में आपका जो काम बदलने वाला है या काम अलग होने वाला है, वहाँ पे आपके वर्किंग नोट के कुछ अकाउंट जैसे यहाँ पे फिक्स असेट और लायबिलिटीज के या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का तो यहाँ पे उल्लेख करते हैं, इसीलिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म असेट जो है वो यहाँ नहीं आएगी। बट जो फिक्स असेट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है उसके बारे में हमें यहाँ पे सोचना होता है, उसके अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। तो क्या चेंजेस होंगे, जैसे यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट है तो इसके जगह आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आ
का अकाउंट हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट हो सकता है। वही अगर हम फिक्स एसेट केवल वहां पे एक हेड दे दिया, इसके जगह हम अलग अलग नाम भी ले सकते हैं। यही बदलाव यहाँ पे एग्जाम्पल्स में होने वाला है, इसीलिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करें या सेम टाइप के 10 एग्जाम्पल सॉल्व करें, आपको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम ही नजर आएगा। जैसा हमने फ्लेक्सिबल बजट में यूनिकनेस रखा था, हर एक एग्जाम्पल एक दूसरे से अलग था, वैसा यहाँ आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ बदलाव कोई दूसरा नहीं कर सकते, केवल बदलाव अकाउंट्स में होने वाला है, बाकी प्रक्रिया सेम रहने वाली है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि हमें ये जो इतने सारे अकाउंट बनाने हैं, क्या ये हमारे क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है उसका ही हिस्सा है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि हम बिना किसी मतलब के कोई काम नहीं करते। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये, चूंकि हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसीलिए यहाँ बाइफरकेट करके बता देती हूँ कि आपके आंसर का मेन मतलब आपके आंसर का जो मेन पार्ट होगा वो ये दो होगा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन इन दो मेन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे या फंड फ्लो स्टेटमेंट को फुल्ली क्लोज करने के लिए और वहां से जो हमें जानकारी मिलने वाली है उसके लिए, मतलब हमारे वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, देखिए जैसा हमने प्रोफाइल में सीखा था, तो यहाँ का फाइनल आंसर क्या है कि हमारे वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस हुए, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, और यहाँ जो आंसर आया है उसी को हम क्रॉस चेक कर सकते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेन एक आइटम होना होता है, वो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और ये जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता है ये एडजस्टेड पीएल अकाउंट में होता है, और एडजस्टेड पीएल अकाउंट में से जब हम उसको फुल्ली कैलकुलेट इस अकाउंट को करेंगे तभी हमें वो पता चलेगा, इसीलिए हमें यहाँ मैंडेटरी एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके बाद ये जो अकाउंट्स यहाँ पे है ये किस लिए हम बना रहे हैं, जब ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं रहने वाला, तो ऐसी गलतफहमी मन में नहीं पालनी है, क्योंकि ये अकाउंट्स जब यहाँ से जैसे मान के चलिए इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें अगर कहीं बैलेंसिंग फिगर निकलता है तो वो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या सेल किया है इन्वेस्टमेंट का तो उसमें प्रॉफिट हमें मिल सकता है, तो वो प्रॉफिट हमें उठा के एडजस्टेड पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। वैसे ही अगर बात हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की करें तो यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर मतलब करंट ईयर की हमने प्रोविजन कितनी की है वो बैलेंसिंग फिगर से पता कर सकते हैं हम, या करंट ईयर में टैक्स कितना पेड किया गया है वो यहाँ से पता कर सकते हैं। मतलब इस अकाउंट के लिए एडजस्टेड पीएल अकाउंट के लिए यहाँ पे भी सोर्सेस और एप्लीकेशन साइड, फंड फ्लो स्टेटमेंट के दो साइड्स का नाम होता है सोर्सेस और एप्लीकेशन, कि हमारे पास पैसा आने का स्रोत क्या बना, सोर्स क्या रहा, तो वो हम दिखाएंगे सोर्सेस साइड में कि मनी कहाँ से जनरेट हुआ, और हमारे पास आए हुए पैसों का हमने उपयोजन कहाँ पे किया, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे किया, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे किया, ये आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइड में। तो बहुत बार ये जो अकाउंट बनते हैं, जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर परचेस की है, इन्वेस्टमेंट परचेस की मतलब क्या हुआ, हमारे पास से पैसे गए, और पैसे गए तो यहाँ पे एप्लीकेशन साइड में वो आना चाहिए, इसीलिए भले ही ये वर्किंग नोट का पार्ट है ये सभी अकाउंट, लेकिन ये आपको दर्शाना उतना ही जरूरी है। आपके 16 मार्क केवल इन दो फाइनल आंसर पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये आंसर कैसे आया तो इसके लिए हमने इतनी सारी जद्दोजहद की है, ये आपको वहाँ पे दर्शाना पड़ेगा, और इसी के आधार पे हमें मेन आंसर वहाँ पे ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे आंसर कैसे करना है आपको क्वेश्चन को फंड फ्लो स्टेटमेंट के, तो आप इस आंसर को दो भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला, जहाँ भी आप शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बना रहे हो उसके पहले आप सॉल्यूशन लिखिए और ये दो अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद आप वर्किंग बोल के लिखिए, अंडरलाइन कोलन डैश जैसा भी आपको करना हो कीजिए, और उसके बाद ये सभी अकाउंट बनाइए। ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये एक हमारा जो लिखावट है, हमारा जो गणित को करने का प्रस्तुतिकरण का ढंग है वो बताने का एक तरीका है। क्योंकि ये पहला गणित था, करके मैंने आपके समक्ष ये सभी बातें यहाँ पे रखी। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल फंड फ्लो स्टेटमेंट के तहत। इसमें पहले एग्जाम्पल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आपने वहां से लेनी है, और उसके बाद इस एग्जाम्पल को
बताने की कोशिश करनी है। पिछला जो मैंने आपको सेल्स बजट और परचेस बजट, सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट के एक ही साथ जो वीडियो दिए थे उसमें लिंक रह गई थी देने की बाकी, तो इसीलिए वो जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो मैंने अभी लिंक वहाँ पे दे दी है, शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार जाके अपने एग्जाम्पल वहाँ से ले लेने हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे दिया है फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑफ 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015। जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी सेशन में भी देखा कि यहाँ पे 2 साल की बैलेंस शीट हमें दी हुई रहती है, जिस टेबुलर फॉर्म में या बैलेंस शीट में हमें असेट और लायबिलिटीज के बारे में जानकारी दी हुई होती है। वहां से हमें करंट असेट जो होती है और करंट लायबिलिटीज जो होती है वो शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिख लेना होता है, और जो अन्य बाकी की बातें बताई है उसका अंतर्भाव हम यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का इन अकाउंट्स में कहीं भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे लायबिलिटीज और असेट दी हुई है, उस पर हम बाद में जाएंगे। उसके पहले हम ये देखते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या बताई हुई है। फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹8,000 were sold during the year 14-15 for the ₹8,500। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको पता है कि 8,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 8,500 में वो बेची गई, मतलब बिना बताए आपको कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अब हम मास्टर्स के लिए ये यूनिट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इतना हमें समझ आना चाहिए कि अगर 8,000 की चीज 8,500 में बेची जाती है तो वहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट आपको बिना बोले बता दी गई है कि आपको 500 रुपए के प्रॉफिट की यहाँ पे हर अकाउंट में, उससे संबंधित अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो फिर अब इन्वेस्टमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बताइए, एज वेल एज आपको असेट जहाँ पे दी हुई है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी बताया हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एक अकाउंट भी बनाएंगे। देखिए समय की कमी के कारण मैंने यहाँ पे अकाउंट्स पहले ही ड्रॉ कर रखे हैं। अब जैसे हम गणित साथ में सॉल्व करते हैं, मैं बोलती हूँ, लिखती हूँ, फिर सॉल्व करती हूँ, बट ये जो ड्रॉ करने की प्रोसेस है ये मैं नहीं कर सकती जब मैं समझा रही हूँ तब, इसीलिए मैंने पहले ड्रॉ किया। बट आपको ये सॉल्व करने का तरीका सीखना है कि जैसे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसी एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन पता चल गई, साथ ही साथ उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, तो आप जहाँ भी वो लिखा हुआ है सेट वहाँ पे आप एक मार्क दीजिए कि इसका हमें अकाउंट बनाना है, क्योंकि आप तुरंत फिर से पेंसिल और स्केल लेके वहाँ पे आप नहीं करने लगेंगे क्या? नहीं, पूरा गणित समझने के बाद हम प्रोसेस करेंगे। तो गणित को समझते हुए हमें क्या करना है, इसका रास्ता हमें बनाना पड़ता है, इसका वे हमें सुनिश्चित करना पड़ता है, तभी जब हम पूरा एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं तो जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन बना सकते हैं। उसके बाद का है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर वाज मेड फॉर ₹9,000। अगेन वही किया है, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, साथ ही साथ ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस दिया हुआ है, इसका भी अकाउंट हम बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ फिक्स असेट, ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ द फिक्स असेट कॉस्टिंग ₹10,000 was sold for ₹12,000। द प्रॉफिट was included in PL अकाउंट। अब फिर से वही चीज कि 10,000 का जो फिक्स असेट था वो 12,000 में बेचा गया, तो 2,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और सेम यहाँ पर भी है कि हमारे पास फिक्स असेट के बैलेंसेस है और उसमें हमें और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई हुई है, तो उसको पूरा उसका हिसाब करने के लिए उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। अंत में कहा है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड ₹40,000।
31 मार्च 2015 मींस यहाँ पे 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। और जनरल रिजर्व में इंक्रीमेंट कैसे होगा? जब हम 10,000 की प्रोविजन करेंगे। और प्रोविजन कहाँ लिखी जाएगी? एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व। और कितने की हुई है ये प्रोविजन? 10,000 रुपीज की। और ये हम बैलेंस शीट के आधार पे जानकारी हम लिख रहे हैं करके इसका डबल इफेक्ट भी हमें करना नहीं है। और ये जो एडजस्टेड पीएल अकाउंट है यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी कुछ देखने मिलेंगे आइटम्स। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम साधारण फाइनेंशियल अकाउंट में बनाते हैं या फाइनल अकाउंट में बनाते हैं, उसका यहाँ पे आपको दोनों का मर्ज ग्रुप, इसीलिए इसको बोला है एडजस्टेड पीएल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका ओपनिंग बैलेंस, अब ओपनिंग क्लोजिंग हम इनको संबोधित कर सकते हैं 2 साल की जानकारी को। तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 56,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 68,000। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 31 मार्च 14। कितना दिया हुआ है? 56,000। उसके बाद क्लोजिंग भी दिया हुआ है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 15। कितना? 68,000। ये 1 मिनट में मैं इसकी अमाउंट चेक कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये अमाउंट यहाँ पे गलत लिखी हुई है। नहीं, 68,000 ही है करके सही लिखा है मैंने। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अब हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या है? तो करंट लायबिलिटीज है। तो वो अब हमने कहाँ लिखनी चाहिए? शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। बट अब इसकी शुरुआत तो हमने करंट एसेट से करनी है। और करंट एसेट में कितने आइटम दिए ये हमने देख लिया है। भले 2 से 3 आइटम वहाँ पे होंगे, कुछ लोग देखे कुछ लोग नहीं देखे, क्योंकि मैं तो अभी लायबिलिटीज पढ़ रही हूँ, एसेट तक पहुंची नहीं। और कुछ छात्र मेरे साथ चल रहे होंगे, तो ऐसे छात्रों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे हमने क्या करके रखना है। ये जो एग्जाम्पल बनाने वाले होते हैं ये कहीं ना कहीं हमें घुमाने की, हमें भटकाने की कोशिश करते हैं कि बस आपका क्रेडिटर छूट जाए और आपकी गलती हो जाए। अब वहाँ पे एक ही पद दिया हुआ है, एक ही आइटम दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज का, करके छूटेगा नहीं। बट अगर 2-3 होते और उसमें से एक छूट जाता तो हमारा एग्जाम्पल गलत हो जाता। तो ऐसे जो हमारे लिए चक्रव्यूह रचे जाते हैं इसमें से हमने बचना होता है। वहीं पर अगर ये एग्जाम्पल ऐसे दिया होता कि पहले एसेट दी होती फिर लायबिलिटीज दी होती, तो हम एसेट में आने वाली करंट एसेट लिख लेते और फिर लायबिलिटीज तक जब तक पहुंचते तो हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट रेडी होता माइनस करने के लिए। बट वैसा है क्या? नहीं, यहाँ पे पहले लायबिलिटीज दी है और बाद में एसेट दी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो क्रेडिटर्स दिया हुआ है उस पर बड़े पैमाने पर स्टार मार्क करिए, आपको दिखेगा वो जब आप एक बार फिर से एग्जाम्पल करोगे और आपको याद दिलाएगा कि आपने ये आइटम अभी तक का लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का भी यहाँ पे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। और ये लायबिलिटीज का हमारा यहाँ पे अकाउंट बनने वाला है। लायबिलिटी का अकाउंट होने के कारण हम इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 31 मार्च 14 और इसका बैलेंस है ओपनिंग 75,000। और वहीं पे उसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 15। ये दिया हुआ है हमें 10,000। तो ये हम यहाँ उसके सामने लिख देंगे। उसके बाद क्या बचा है लायबिलिटीज में? मॉर्गेज लोन। अब मॉर्गेज लोन यहाँ पर पहले साल में कुछ नहीं बताया और दूसरे साल में मतलब जो हमारा 2015 का ईयर है उसमें 2,70,000 बताया। पहले था नहीं, अभी आया और आया तो साथ ही साथ क्या लाया? पैसा लाया, क्योंकि मॉर्गेज लोन लिया है हमने और लोन लेके तो हमारे पास पैसे आएंगे। और अगर आएंगे तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? सोर्सेस साइड में। इसलिए यहाँ पर हम थोड़ी जगह, क्योंकि फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमारा आएगा इसीलिए जगह हम छोड़ देंगे
60,000। अब जो जानकारी असेट के लिए दी हुई है हम सिर्फ बैलेंस शीट रिक्त कर रहे हैं, अभी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं पहुंचे, लेकिन जितना बैलेंस शीट से खाली कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, फिर से ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ भी एक मार्क दिखेगा आपको, आपने कर रखा होगा मेरे कथनानुसार तो, और वो मार्क क्या कह रहा है कि इसका हमें अकाउंट बनाना है, जो हमने बना रखा है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, ओपनिंग बैलेंस इसका 50,000 दिया हुआ है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये है 60,000। उसके बाद दिया हुआ है स्टॉक, डेटर्स और बैंक, और ये तीनों जो यहाँ पे आइटम दिए हुए हैं ये कहाँ से संबंधित है, ये करंट एसेट हेड से संबंधित है। और करंट एसेट हम कहाँ लिखते हैं, स्टेटमेंट और शेड्यूल शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। तो चलिए सबसे पहले ये लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ जब हम स्टेटमेंट बना रहे हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का, तो उसको करंट एसेट को हम ए अल्फाबेट से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमें जब वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन की प्रोसेस दिखानी है तो वहाँ ए माइनस बी मीन्स करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज हमने किया है, ऐसा वहाँ हमें शो करना है करके ए से संबोधित करिए। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक, डेटर्स और बैंक बैलेंस, ठीक है। स्टॉक, डेटर्स और बैंक मैंने लिख दिया। इसकी अमाउंट हमें पर्टिकुलर यहाँ पे लिखनी है। तो पहली जो हमें स्टॉक के लिए अमाउंट दी हुई है वो है 2,40,000, और जो 2015 के लिए यहाँ पे अमाउंट दी है वो है 2,10,000। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2014 में स्टॉक था 2,40,000 और 2015 में स्टॉक हो गया 2,10,000 का, मतलब स्टॉक में कमी हो गई है। और जो करंट एसेट और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का जो रिलेशन है वो स्ट्रेट रिलेशन है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो इधर इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज हुआ तो इसमें भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 30,000 से, तो वर्किंग कैपिटल में भी उसका परिणाम क्या होगा, डिक्रीज वर्किंग कैपिटल बाय ₹30,000 ओनली, ठीक है। उसके बाद डेटर्स पे अगर ध्यान दें तो डेटर्स की जो अमाउंट बताई है वो है 2,10,000 फॉर ईयर 2014 एंड 4,55,000 फॉर द ईयर ऑफ 2015। अब यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट दिखाई पड़ रही है, तो वो हम इंक्रीज कॉलम में लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज बाय 2,45,000 फॉर द ईयर 2014। नहीं, यहाँ पे हम ईयर का उल्लेख नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या हुआ है, केवल इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि बैंक के लिए क्या हो रहा है, तो बैंक की जो अमाउंट दी हुई है वो है 1,49,000, और जो 2015 की अमाउंट दी है वो है 1,97,000। अब यहाँ पर 2014 में 1,49,000 और 2015 में 1,97,000 मीन्स इंक्रीज हुआ है 48,000 से। और ये हम फाइनल चेंजेस देख रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल पे क्या बदलाव होने के लिए या कैसा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इसके लिए वो संबंधित असेट पे क्या परिणाम हुआ है, मतलब करंट एसेट में क्या चेंजेस हुए, इसका अभी हम यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं। तो जो तीन करंट एसेट हमें दिए हुए थे वो हमने लिख लिए, तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम टोटल कर देंगे इसकी, टोटल ऑफ ए या टोटल ऑफ करंट एसेट या टोटल इन ब्रैकेट ए, जैसा आपका मन होता है वैसा लिखिए। और यहाँ हमें टोटल दिखानी है, तो इसकी टोटल आएगी 5,99,000 या 5,99,000, और यहाँ पे 8,62,000। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे इसमें, या हमारे इसमें से जो सेकंड पड़ा है महत्वपूर्ण चीज है वो है करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज को लिखने के लिए यहाँ केवल एक आइटम हमें दिया हुआ है, वो कौन सा है, क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा कोई दूसरी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं हमें, 2014 के लिए क्रेडिटर्स बताया है 1,68,000,
रूल याद में रखने वालों के लिए, जिनको कुछ याद नहीं रहता उनके लिए भी अपने पास एक उपाय है। क्या उपाय है? तो ये दो यहाँ तक पहुंच गए आप। देखिए यहाँ ज्यादा यहाँ कम, अगर यहाँ कमी आ रही है तो उसके साथ डेफिनेटली आपको यहाँ कमी दिखाई पड़ेगी। तो पहले और चौथे कॉलम में अगर आपको डेफिसिट मिल रहा है, वहां पे आपको कमी मिल रही है, तो ये होगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और जो दो बीच के कॉलम है यहाँ पे हमें कमी मिल गई तो वो हुआ डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो जिनको कुछ याद में नहीं रखना है उन्हें क्या याद रखना है? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इक्वल टू फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम। फिर याद रहेगा आपको, पहले और चौथे में आया तो इंक्रीज, और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इक्वल टू टू मिडल कॉलम। मींस ये दो अगर है तो हमें डिक्रीज आंसर वहां पे दे देना है। देखिए मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, जैसा मन चाहे वैसा याद में रखिए, बट याद में रखिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट ईयर का ज्यादा है, प्रीवियस ईयर का कम है, तो रूल वाले भी बोलेंगे कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। और जो रूल को बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहते, मन मस्ती से चलने वाले लोग हैं, वो भी देख सकते हैं कि यहाँ ज्यादा यहाँ कम, मतलब कमी यहाँ आने वाली है, और अगर इसकी टोटल करेंगे तो भी कमी यहाँ आएगी। तो दोनों छात्रों के, दोनों टाइप के छात्रों से मैंने आंसर निकाल लिया। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितने रुपए से इंक्रीज हुआ है? तो 2,97,000। अब अगर आप ये इसकी माइनस की प्रक्रिया करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2,97,000 की यहाँ पे कमी है। अब माइनस की प्रक्रिया क्यों की? क्योंकि हमें ये सेम करना है, और अगर यहाँ पे ज्यादा की टोटल 7,28,000 है तो उसको ये बराबर करने के लिए यहाँ कमी कितने की है? तो 2,97,000 की वहाँ पे कमी है। और वो जब अगर हमने कमी निकाल ली, जिसको इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का नाम दिया है, तो यहाँ पे टोटल आपकी सेव हो जाएगी। फिर बात करते हैं जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वाला कॉलम है, इसमें फिर आपको बताना है ना कि इंक्रीज अगर वर्किंग कैपिटल हुआ है तो कितने से हुआ है। तो पहले इसकी टोटल अगर हम कर लेंगे तो यहाँ आएगा 3,27,000, और उसमें से 30,000 लेस करेंगे तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 2,97,000 एंड टोटल ऑफ बोथ साइड इज 3,27,000। ओके, और यहाँ पे हमने हमारा पहला मेन आंसर जो था स्टेटमेंट और शेड्यूल शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वो पूरा प्रिपेयर कर लिया। और यहाँ आपको समझ आ गया कैसे करना होता है इसका कैलकुलेशन। अब उसके बाद हम चलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए। और फंड फ्लो स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए क्या करना है? ये वाले जो अकाउंट्स है इसको पूरा करना है, या इसको पूर्ण रूप से हमें क्लोज करना है। तो अब हमने बैलेंस शीट जितनी थी उसको क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हम हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को पकड़ते हैं और उसके हिसाब से लिखते चलते हैं। सबसे पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि कॉस्टिंग रुपीज, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 8,000 वेयर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज 8,500। तो अगर इन्वेस्टमेंट सेल हुई है तो क्या हुआ होगा? यहाँ पर हमारे पास पैसे आए और जो इन्वेस्टमेंट थी वो गई। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या इन हुआ है? तो कैश, मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितने में बेची आपने इन्वेस्टमेंट? तो 8,500 में बेची। और 8,500 की जो इन्वेस्टमेंट बेची उसकी कीमत कितनी थी? तो 8,000 थी, मतलब 500 रुपए प्रॉफिट ले लिया आपने, तो फिर वो भी दिखाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। और प्रॉफिट और कहाँ दिखाया जाता है? किस नाम से दिखाया जाएगा? तो एडजस्टेड पीएल अकाउंट। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखिए प्रॉफिट ऑन सेल। ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट का ही अकाउंट है तो प्रॉफिट ऑन सेल लिखा तो भी चलेगा। और यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेल इतना आपने दिखा देना है, क्योंकि कैश अभी बैंक से प्रक्रिया क्या की है वो नहीं दिखता, इसलिए नैरेशन में हमने वहां लिखना होता है। जब आप बुक में बड़ा सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो लिखिए वहां बाकायदा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब साथ ही साथ क्या करना है? जैसे एडजस्टमेंट को एक जगह पर हमने फिल किया, उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा वो सोचो। सबसे पहले ज्यादा पैसों की बात करते हैं, और ज्यादा पैसों की बात मतलब 8,500। तो 8,500 में इन्वेस्ट
बंद है कि कैश लिखे या बैंक लिखे, तो बीच का रास्ता मैंने अपना लिया कि दोनों लिख दो। वैल्यूअर को अगर बैंक चाहिए होगा तो बैंक भी है, कैश चाहिए होगा तो कैश भी है, टेंशन रखना नहीं। और ये जो यहाँ पे 18,000 की कमी आई है उसको मैंने नाम दिया टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, मींस ये परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो हमें बताया हुआ नहीं था, बट अकाउंट फॉर्म करने के कारण बैलेंसिंग फिगर से हमने ये मिलाया है, हासिल करा है। और ये यहाँ पे आया 68,500। फिर से आपके दिमाग यहाँ पे सचेत रहना चाहिए, कैसे कि 18,000 की इन्वेस्टमेंट परचेस की, मतलब पैसे गए तो चलो एप्लीकेशन में चलते, क्या लिखेंगे यहाँ पे, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। और कितने का परचेस किया है, 18,000 रुपीज का। इतना करने के बाद हम देखेंगे कि सेकेंड एडजस्टमेंट हमारी क्या है। ये अकाउंट क्लोज हो गया, उसका जहां जहां हमने बचा हुआ करना था प्रोसेस वो भी कर दिया। सेकेंड एडजस्टमेंट कह रही है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर वाज मेड फॉर ₹9,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अब प्रोविजन कहाँ लिखेंगे हम, तो इसकी एंट्री क्या होगी, एडजस्टेड पीएल अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट क्रेडिट। तो दोनों जगह लिखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के क्रेडिट साइड में बाय एडजस्टेड P&L अकाउंट कितना 9,000। दूसरा इफेक्ट कहां पर, एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी, 9,000। ठीक है, जो इसका यहाँ पे एक जानकारी दी थी वो हमने पूरी कर ली। अब इसके अलावा कुछ बताया नहीं है तो क्या करेंगे, सीधा अकाउंट क्लोज करके इसका मैटर खत्म करेंगे। कितना हो रहा है यहाँ पे, 75,000 प्लस 9,000, तो 84,000 टोटल हुई क्रेडिट साइड की। और डेबिट साइड में जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है वो केवल 10,000 है, तो इसको 84,000 बनाना है, तो कितने की कमी आ रही है, 74,000 की। 74,000 क्या होगा, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और ये कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्यों आया, टैक्स पेड, क्या कर दिया हमने, टैक्स पेड कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है ये किसी ने हमें बताया था क्या, ना जी ना, ये हमने खुद फाइंड आउट किया है। तो जो खुद ढूंढते हैं उसको कैसे लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर। इसीलिए ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ आपको लिखना बहुत जरूरी है। जब भी आप एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप इसमें ध्यान देना है, क्योंकि जो वैल्यूअर होगा वो इसी पे आपको राइट करने वाला है कि हाँ सही पहुंचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया। देखो ये मैंने जो एडजस्टमेंट बताया था उसका इफेक्ट हो चुका है, लेकिन ये चीज अभी भी इफेक्ट में, इसका दूसरा इफेक्ट नहीं हुआ। क्या, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड किया, मतलब चलो एप्लीकेशन साइड में चलते हैं, टैक्स पेड और ड्यूरिंग द ईयर वगैरह लिख सकते हो आप, कितना 74,000। इतना होने के बाद अब दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि तीसरी एडजस्टमेंट हमें क्या बताई, और ये क्लोज भी हो गया अकाउंट। इसके बाद तीसरी एडजस्टमेंट में चलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ द फिक्स असेट कॉस्टिंग ₹10,000 was sold for ₹12,000 and the profit was included in PL account। अब ये जो आखिरी की सेंटेंस आपको बताया ना, ये आपको पागल बनाने के लिए बताया, ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे हम बना रहे हैं तो हमें वहां शो करना है। कुछ लोग ये सोचेंगे प्रॉफिट वाज इंक्लूडेड इन पीएल अकाउंट, पहले से हमें लिखना नहीं है, ऐसा मूर्खता करनी नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिक्स असेट में चलते हैं। फिक्स असेट के बारे में क्या बताया है हमें, तो फिक्स असेट के बारे में इनका कहना है कि जो 10,000 की असेट थी वो 12,000 में बेची गई। तो सबसे पहले बेची जाने की एंट्री बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट एंड फिक्स असेट क्रेडिट। तो फिर इस एंट्री के लिए हम पोस्टिंग करेंगे अकाउंट में, तो क्या होगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है, यहाँ
करने के लिए। तो ये 70,000 हम दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट के नाम से हमने दिखा दिया 70,000, ये क्लोज कर दिया 4,02,000 से। तुरंत इसको लेके आइए एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट फॉर ₹70,000। ठीक है, ऐसे जैसे कुछ नया मिला उसका दूसरी जगह हमको सोच के रखनी पड़ती है कि वो कहाँ पे जाएगा। अब इतना करने के बाद इसको क्लोज कर दिया, सभी अकाउंट क्लोज हो गए, सभी की मैंने बरोबर जहाँ जहाँ उनकी पैसा आया गया ये सोच के उसका भी काम सही कर दिया। अब केवल हमें करना है एडजस्टेड पीएल अकाउंट को बैलेंसिंग करनी है उसकी, और उसके आधार पे फंड फ्रॉम ऑपरेशन लेके फंड फ्लो स्टेटमेंट क्लोज करना है। तो चलिए इस प्रक्रिया को भी पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो एडजस्टेड पीएल अकाउंट में सभी आइटम मैंने लिख दिए, इसमें सभी आइटम्स लिखने के बाद इस साइड की टोटल होगी 1,97,000। वैसे कुछ भी छूटा नहीं है, बट फिर भी अंधविश्वास करके वैसा का वैसा ना लिखते हुए करके देखिए, अगर कहीं गलती होगी तो आपको उसको सही करना है। वैसे गलती है नहीं, 1,97,000 इस साइड की टोटल हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो अब हमें इस साइड की टोटल करनी है, पर वो बोलते हैं ना कि जब हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हमारा जो खुद का मतलब एकदम अति विश्वास है वही हमें कहीं ना कहीं झंझोड़ के रख देता है। तो मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा ना कि गलती हुई नहीं है, हुई है गलती। कैसी गलती? एक एडजस्टमेंट जिसका हमने अकाउंट बनाया नहीं है, बट उसकी हमें एडजस्टमेंट का इफेक्ट करना है, वो करना बाकी रह गया, और वो है टू डिविडेंड पेड, वो है 40,000। चलिए तब के शब्द वापस लिए और अभी फिर से बोलती हूँ, आप कोई गलती बाकी नहीं रही। लिख दिया 40,000 और डिविडेंड पेड हुआ है, मतलब एप्लीकेशन साइड में लिखेंगे हम डिविडेंड पेड। कितना आएगा ये? 40,000। अब ये 1,97,000 पूरा हो गया, और इस बाजू में अब हमें मिलेगा बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन। कितना? 1,38,500, और यहाँ पे क्लोज होगा 1,97,000। जब हम ये क्लोज कर दिया तो यहाँ की चीज उठा के हमें चलना है फंड फ्लो स्टेटमेंट पे, और फंड फ्लो स्टेटमेंट के डेबिट साइड में जिसको हम सोर्सेस साइड बोलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। कितना है? 1,38,500, और इसके अलावा जो 3 आइटम और थे वो भी मैंने यहाँ लिखे, 40,000, 18,000, 74 भी लिख दिया। इसके बाद हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर जो फंड फ्लो स्टेटमेंट की डेबिट साइड की टोटल आ रही है वो ज्यादा है 4,29,000, इसीलिए यहाँ हमारा आंसर निकलेगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बाय 2,97,000, और दोनों साइड की टोटल 4,29,000। और क्रॉस चेक कीजिए, आया है हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 2,97,000, और यहाँ पे क्रॉस चेक करके भी उसका आंसर मिल चुका है। तो छात्रों यहाँ पे हमने हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो पहला एग्जाम्पल सॉल्व किया, उसमें आशा है आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसके बाद एक और गणित होगा जिसमें सिर्फ अकाउंट के नामों में बदलाव होगा, दूसरा कोई बदलाव नहीं होगा, वो भी आपको देखना है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।